सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। किताबें, रिसालें, नौ अखबार पढ़ना, मगर दिल की हर रात एक बार जरूर पढ़ना। जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जितनी बातें कही सर, पहले मैं उसमें आता हूं, फिर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूं। सबसे पहले मैं एयर इंडिया से ही शुरू करता हूं सर। वाजपेयी जी की सरकार थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों बहुत ही प्रॉफिट में थे सर। वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में। दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं वो सब इस सरकार को चलाने लगे सर। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके साथ चिदंबरम साहब महान अर्थशास्त्री, अब नहीं है, हमारे राष्ट्रपति महोदय थे प्रणब मुखर्जी साहब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब, सुब्रमण्यम साहब, आप नाम लीजिए। इस देश में जितना टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट थे सब के सब कांग्रेस की सरकार को चलाते थे। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने चलाया और उन्होंने एक फैसला किया सर कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जो है हम मर्ज कर दें। बहुत अच्छा हुआ, कभी मर्ज नहीं हुआ सर। 2010-11 तक जबकि यूपीए 2 बनी तब भी एक कमेटी इन लोगों को बनानी पड़ी, धर्माधिकारी कमेटी। और धर्माधिकारी कमेटी ने यह कहा कि एयर इंडिया का जो एम्प्लॉय का टेंशन है वो अलग है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, इंडियन एयरलाइंस का अलग है। कभी मर्ज नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था, मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की, यदि मेरे पास ये सॉल खरीदने की हैसियत नहीं है सर तो मैं कैसे सॉल ये ले सकता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तय कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीदना है और उसके लिए भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दे दी। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो प्रॉफिट में था, तत्कालीन जो एयर इंडिया के सीएमडी थे जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिए, ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब कमीशन खोरी की सरकार हो सर तो क्या करती है, उसने उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ऐसा फंसा दिया कि उस लेगेसी से आज तक हम नहीं निकल पाए। और फाइनली मैं भारत सरकार को और सीतारामन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने फाइनली एयर इंडिया को जो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ प्रत्येक साल देते थे, आज हमने उस पर विराम लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे, बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी, चोरी आप करिए और दोषी हम। हमने क्या किया? और इस पार्लियामेंट में लगातार, मैं जिस दिन से सांसद बना 2009 से लेकर 2014 तक, कम से कम 10 बार, गुरदास गुप्ता साहब अभी नहीं है, लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा कि आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज यदि सरकार ने किया तो बधाई और धन्यवाद देने के बदले आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा सवाल है ऑयल बॉन्ड का सर। इन्होंने प्राइस की बात की, एलपीजी की बात की, क्योंकि इस बजट में 29,000 करोड़ रुपया जो है एलपीजी की बात है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीजें कह दी। पूरे दुनिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने जो कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम करते हैं, झूठ की पॉलिटिक्स हम करते हैं कि आप करते हैं? आपने तो गुजरात चुनाव का उदाहरण दिया, आपने तो हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया कि प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जनता को क्या गुमराह किया? आपने जनता को यह कहा कि दुनिया में $120 पर बैरल हो जाए, $110 पर बैरल हो जाए, मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूंगा। और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपनाया? क्योंकि कोई कंपनी घाटे में तो नहीं चल सकती है, आपने ऑयल बॉन्ड जारी की। और उस ऑयल बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है? 2014 तक, क्योंकि आपको यह पता था। आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है। और इसीलिए
ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और यदि हम ऑयल कंपनी घाटे में नहीं जाए और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गांव गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चढ़ाएं, यदि हम पैसा ले रहे हैं कौन सा अन्याय कर रहे हैं? इसका क्या चुनाव में असर पड़ता है? यदि चुनाव की राजनीति होती तो हम उसको जो है 60 रुपया पर पेट्रोल और डीजल का दाम ले आते। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरा सवाल यह है सर, हेल्थ पर इन्होंने कहा, हेल्थ पर है ही। आप समझें कि पूरी दुनिया ने कोरोना में जो भारत सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, पूरे देश को एकत्रित किया, 130 करोड़ लोगों की यदि जान बची। आप हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि डाउन हो गया। मैं तो कोरोना के बाद संयोग ऐसा हुआ सभापति महोदय कि मुझे दुनिया के लगभग 50 देशों को घूमने का मौका मिला। मैंने अमेरिका भी देखा, मैंने यूके भी देखा, मैंने यूरोप भी देखा। जितने विकसित राष्ट्र थे और आज जो चाइना अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है, आज भी चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। कम्युनिस्ट शासन में जहां की सरकार के खिलाफ बोलना एक मुसीबत है, जहां अपने जान में जोखिम उठाकर आप सरकार का खिलाफ कर सकते हैं, वहां कोरोना ने यह हालत कर दिया कि आज वहां गांव से लेकर शहर तक, हॉस्टल से लेकर खेती किसानी तक सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरा न्यूयॉर्क शहर यदि आप जाइए तो पूरा का पूरा सेल पर है। वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यूके की हालत यह है कि पिछले 6 महीने में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। हमारा सौभाग्य है और हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस इंग्लैंड ने, अंग्रेज ने हमारे यहां रूल किया, आज भारतीय मूल के वहां प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं सुनक जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में माननीय सीतारामन जी के कारण, वित्त मंत्री के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम 130 करोड़ लोगों का जान बचा पाए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी टीका होता था, पोलियो से लेके छोटा मलेरिया फलेरिया तक होता था सर, उसके लिए हम लोगों को 10 साल 12 साल जो है टीका के लिए इंतजार करना पड़ता था। आप रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी गांव गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार थी जिसने आयुष्मान भारत दिया। आज 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 22 एम्स बने। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया, और कई एक ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 एम्स बना। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने बजट डाउन कर दिया। कुछ भी डाउन कर दिया, हमने 130 करोड़ लोगों के जान बचाने के लिए काम किया नहीं किया, इसके लिए आपने कभी बधाई दी, कभी विरोध के लिए विरोध करना है। इसी तरह का डिबेट चलेगा सभापति महोदय। अब मैं आपको बताऊं कि ये डिमोनेटाइजेशन पर आते हैं। उस दिन अधीर चौधरी साहब भी बोल रहे थे सर, और आज जब स्टार्ट किया शशि थरूर साहब ने, मुझे लगता है कि घड़ी कभी कभी जब रुक जाती है तो कांग्रेस की घड़ी, मैंने उस दिन भी बोलते हुए कहा था कि 1950 में कांग्रेस की घड़ी रुक गई, इसके आगे जो है वो बढ़ ही नहीं पा रही। होता है ना कि हमारे घर में बहुत गांव गरीब जमींदारी है सर, तो जमींदार के यहां क्या था कि किसी जमाने में मान लीजिए कि हाथी घोड़ा बंधा हुआ रहता था। आज तो जमींदार के पास हाथी घोड़ा बनता नहीं है, तो कोई जब फंक्शन होने लगता है तो किराए पर जो है वो हाथी घोड़ा लेकर आ जाते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम जमींदार हैं। उसी तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कोई चीज समझ में नहीं आता कि उसने जब शासन किया इस देश में, जब 2014 में माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, उस वक्त देश के हालत क्या थे? कहीं भी बम विस्फोट हो सकता था, कहीं भी दंगा हो सकता था, फेक करेंसी का बोलबाला था, ड्रग्स डीलर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, संजय भंडारी से लेके जो अगस्ता वेस्टलैंड में अभी बंद हैं क्रिश्चियन मैकेल तक, ये सारे के सारे जो है ड्रग्स डीलर, आर्म्स डीलर, ड्रग्स का मनी, ट्रैफिकिंग का मनी, चाइल्ड और महिला के ऊपर जो है निर्भया जैसे कांड हो रहे थे। इस तरह के कांड को रोकने के लिए क्या आपको नहीं लगता था कि इस इकोनॉमी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है?
और आरबीआई यदि कोई प्रपोजल लेकर आता है कि यदि आपको टेरर को खत्म करना है, आर्म्स और ड्रग्स के मनी को खत्म करना है, फेक करेंसी को खत्म करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो उसके लिए रास्ता डिमोनेटाइजेशन है, तो डिमोनेटाइजेशन जो है कर दिया तो हमने गलत काम कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप आईएसआई और पीएफआई जैसे संगठन को, जो कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हमारे यहां हैं, उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं? आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है ये कम हो गया? 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसके बाद सभापति महोदय, मैं मनरेगा पर आता हूं। यहां सारे सांसद बैठे हुए, मनरेगा पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं यहां मनरेगा पर आता हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि मनरेगा जो है कांग्रेस सरकार की सबसे घटिया योजना है। मैं सांसद होने के नाते यह बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में व्यक्तिगत तौर पर यह बात बता रहा हूं। मनरेगा में जितना करप्शन है शायद किसी भी योजना में करप्शन नहीं है। 50 से 55% मनरेगा में करप्शन है। आप देखिए हमारे सांसद कर रहे हैं 80%, क्योंकि सभी लोग मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। और मनरेगा आपने यदि लागू कर दिया, मनरेगा आपको पता है कि क्या लागू किया, क्या कानून आपने पास किया? वो डिमांड ड्रिवन है। ये कानून है कि जो राज्य जितना मांगेगा, जहां जितनी आवश्यकता होगी वहां उतना दिया जाएगा। यही कारण है कि आपकी जो पॉलिसी रही है, क्या होता था कांग्रेस की पॉलिसी कि बजट एस्टीमेट वो अलग बनाते थे। जैसे बजट पेश किया, बजट एस्टीमेट है। जैसे अभी लेकर आई निर्मला सीतारामन जी 4,37,36,000 करोड़ का जो है नया सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर आए, तो वो कहेंगे रिवाइज्ड एस्टीमेट इतना होगा। और जब एक्चुअल होने लगेगा, जब 31 मार्च के आसपास होने लगेगा, तो उसमें जितना जो बजट एस्टीमेट है उससे भी कम जो है उनको डालना है। कांग्रेस की हमेशा नीति, मैंने आपको कहा ना कि देश को गुमराह करने का किसी ने काम किया, यदि इसके बैलेंस को किसी ने बिगाड़ने का काम किया तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है कांग्रेस है कि उसका बजट एस्टीमेट अलग है, रिवाइज एस्टीमेट अलग है, एक्चुअल एस्टीमेट अलग है। हमारी सरकार है, हमारी सरकार क्या करती है कि बजट एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट से जो एक्चुअल एस्टीमेट है वो और ज्यादा खर्चा होता है। और यही कारण है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो डिमांड ड्रिवन है, जिस राज्य को जितना चाहिए, जिस लेबर को 100 दिन के रोजगार के लिए राज्य को काम करना है, लेकिन हम तेलंगाना तो नहीं बनने देंगे ना। वहां अभी नरेगा में जो है यहां किशन रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा फंड डाइवर्ट हो गया। हम बंगाल तो नहीं बनने देंगे ना, कि पूरा का पूरा बिहार नहीं बनने देंगे। आज की स्थिति ऐसी है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। राज्य जो है अपनी योजनाओं को गलत तरीके से चलाने के लिए मनरेगा के फंड को यदि डाइवर्ट करेंगे तो क्या उसके लिए ऑडिट नहीं होगा? और यदि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे तो कहां भारत सरकार को सपना आ रहा है कि वो आपको पैसा भेज देंगे? और यदि मंत्री मिले थे हमारे स्टेट का, मैं 10 डेलीगेशन लेके गिरिराज मनरेगा का और इशू हैव बीन डिसाइडेड नाउ, दे आर मोटिवेटेडली टारगेटिंग वेस्ट। मैं ये कर रहा हूं सर कि मैं चुनाव में जो है 1.5 महीने वहां बंगाल रहा हूं सभापति महोदय, और मुझे ये पता है कि ये फंड डाइवर्ट हो रहा है। और यदि फंड डाइवर्ट हो रहा है तो भारत सरकार के नियम के हिसाब से यदि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, भारत सरकार यदि संतुष्ट नहीं होगी, तो हमारे और आपके चाहने के बावजूद भी वो पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। और कानून ये कहता है, आप सुदीप दा यहां के मंत्री रहे, सीनियर आदमी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, आप ही जिस विभाग के मंत्री रहे, आप ये बताइए कि बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के आप अपने मंत्रालय में किसी राज्य को पैसा दे पाए? आपका पता कैसे हुआ कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया? इसी कारण से होगा, नहीं तो कोई दूसरा वो मंत्री Your time will come, you can address. मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। आपका मंत्री तो He is not yielding. Your time will come, honorable member. You can address. इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश में सभापति इस देश में सभापति महोदय दो लोगों में, सभापति महोदय मैं आप ही को कर रहा हूं, सभापति महोदय इस देश में दो लोगों पर आई एम एड्रेसिंग यू ओनली, आई एम फोकसिंग यू, आप ही की तरफ, एकदम अर्जुन की तरह जो है केवल मैं सभापति महोदय के चेयर की तरफ देख रहा हूं सर।
इस देश में फर्टिलाइजर पर अभी बड़ा भाषण हुआ। दो चीजें जो है राजनीति करने के लिए, हम जितने लोग पॉलिटिशियन हैं सर, दो तीन चीजों पर हम लोग खूब राजनीति करते हैं। किसान की आय दुगुनी होनी चाहिए, किसान को फायदा होना चाहिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान के साथ नुकसान होता है तो वो अन्नदाता है, और दूसरा गरीब को जो है अमीर कर देना चाहिए, महिलाओं को जो है सुरक्षा हो जानी चाहिए। कोई ऐसा आदमी है इस देश में और खासकर पॉलिटिक्स में जो कि इन चीजों को नहीं जानता है, इन चीजों को भोगना नहीं चाहता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात हुई कि 1,09,000 करोड़ रुपया हम फर्टिलाइजर सब्सिडी में दे रहे हैं, वो समझने की बात है सर। इन बिटवीन द लाइन कांग्रेस के जो हमारे पहले के वक्ता थे वो सुनते नहीं है भाषण सर, बोल के चले जाते हैं। मतलब हमने हमेशा देखा है, ये चेयर्स को मैं ये कहता हूं कि ये गलत आदत है सर, उनको कम से कम भाषण सुनना चाहिए।